वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्लास 12 में जो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। ओके, अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को समय समय पर जज करने के लिए समय समय पर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो पॉइंट चलने वाला है, पहली हेडिंग है हमारी, वो है सेल का विद्युत वाहक बल अथवा विभव। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और सेल का जो हमारे पास विभव क्या होता है, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो हमारा होता है ना, वो इलेक्ट्रोडों के ऊपर निर्भर करता है। किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोडों के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपके दो इलेक्ट्रोड हैं तो आपको क्या करना है, अगर आपको ई सेल निकालना है यानी सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो आप ई कैथोड का जितना भी आपका विभव होगा आप उसमें से क्या करेंगे, एनोड का माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वैद्युत वाहक बल निकल जाएगा। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि राइट हैंड का जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उसमें से आप लेफ्ट हैंड के इलेक्ट्रोड का माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, वो आपका विद्युत वाहक बल अथवा विभव निकल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी सेल को प्रदर्शित करना। तो आप सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आप यहां पर ध्यान दें। तो सेल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, मान लो हमारे पास एक सेल है जिंक का और कॉपर का, जिसको हम अभी पढ़े भी हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैनियल सेल बोलते हैं। तो जिंक के हमारे पास एक तो जिंक होती है, धातु होती है, हमारे पास जिंक का क्या होता है, सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट। इसी तरह एक कॉपर धातु होती है, तो कॉपर का दूसरा विलेन क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो अगर हम सेल प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रदर्शित करना होता है, हमें एक तरफ तो ऑक्सीकरण प्रदर्शित करना होता है, दूसरी तरफ अपचयन प्रदर्शित करना होता है। पहले आप क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण, और दूसरी तरफ ऐसे डबल लाइन लिख करके आप क्या कर देंगे, अपचयन प्रदर्शित कर देंगे। तो अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो आपका सेल प्रदर्शित हो जाता है। तो आइए हम इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका जिंक होता है, फिर आप ऐसे लाइन खींचकर ZnSO4 लिख देंगे, और फिर डबल लाइन लिख करके आप पहले कॉपर सल्फेट लिख देंगे, कॉपर सल्फेट, फिर आप एक सिंगल लाइन लिख करके कॉपर लिख देंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक, और यहाँ पर आप जिंक 2+ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर Cu2+, और फिर आप लिख देंगे Cu। आप देखिए आपका ऑक्सीकरण तब होता है आप 0 से ज्यादा पर जाते हैं, यानी बढ़ते हैं। तो आप देखिए 0 से 2 तक पहुंच रहे हैं, तो आपका ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर आपका 2 से 0 पर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका अपचयन हो रहा है कि नहीं। तो आपको पहले ऑक्सीकरण लिखना होता है, दूसरे में आपको क्या लिखना होता है, अपचयन लिखना होता है। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका ये ऑक्सीकरण है, फिर ये आपका क्या है, अपचयन है। तो ऑक्सीकरण माइनस अपचयन, आपका सीधा सा क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रोड विभव निकल जाता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपका किसी भी अगर धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है तो उसको निकालने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर हमारे पास एक बैटरी है तो बैटरी में एक प्लस की तार होती है, एक माइनस की। ये आपकी प्लस हो गई, ये माइनस की हो गई। तो आपको क्या करना होता है, 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? 2 इलेक्ट्रोडों की। एक इलेक्ट्रोड तो हम धातु का ले लेते हैं, दूसरा हम क्या ले लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हम धातु का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। तो कैसी व्यवस्था होती है इसकी, एक ऐसे बीकर होता है एक आपका, उसमें क्या होता है, एक इसमें है ना हमारे पास कांच की नली ऐसे लगी रहती है, आपकी कांच की नली होगी, और इसमें कांच की नली थोड़ी सी ऊपर को उठी रहती है, और इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। इसके अंदर एक रोड डली रहती है। रोड किसकी डली रहती है, प्लेटिनम की। किसकी रोड होती है, प्लेटिनम की। आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर आपको बनाना है तो प्लेटिनम धातु की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम ऐसे कांच की नली के अंदर हाइड्रोजन गैस भर के डाल देते हैं। और ये जो आपका विलेन होता है, ये आपका क्या होता है, विलेन होता है।
ये आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक एटीएम प्रेशर पर HCl का विलयन होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन होता है। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन होता है। तो आपका ये क्या होता है, ये प्लस का बन जाता है, ये माइनस का बन जाता है, और ये एक इलेक्ट्रोड का आपका काम करने लगता है। क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रोड का काम करने लगता है। अगर आपको इसके बारे में और डीपली पढ़ना है तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एक कांच की नली होती है और वो चारों तरफ है ना एक एटीएम दाब से घिरी रहती है। मैंने अभी बताया आपको, एक एटीएम दाब पर हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, विलयन भरा रहता है, और इसके अंदर जो प्लेटिनम की रोड होगी, जो कांच की नली होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पूर्णतः भरी रहेगी, फुल कंप्लीटली क्या होगा आपका भर रहेगा, और चारों तरफ आपको मोलर सांद्रता किसका होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। मानक क्यों कहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर एक एटीएम दाब है। जब भी आपका मानक होगा तो मानक में आप एक एटीएम दाब लेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस आप क्या लेंगे, तापमान लेंगे। तापमान आपका जो मानक समय होता है वो आपका कितना, मानक समय भी आपका अलग होता है, मानक तापमान भी आपका अलग होता है, मानक दाब भी आपका अलग होता है। तो तीनों मानक रखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मानक एटीएम लेंगे। आइए इसको प्रदर्शित करने का तरीका देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसको हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक तो हाइड्रोजन और प्लेटिनम ऐसे लिख करके H+ लिख देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, प्लेटिनम ऐसे लिख करके और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लिख करके H+ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करने के तरीके हैं। और हाँ, आप लोग याद रखिए, मैंने अभी शुरू में ही बताता आपको कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 होता है। पिछले साल केमिस्ट्री में ऑप्शनल में पूछ लिया गया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, तो आप याद रखिए कितना होता है, 0 होता है। और जो आपका 0 होगा, इसीलिए हम धातु को आसानी से निकाल पाने में सक्षम होते हैं। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी है। इसका अक्सर एक क्वेश्चन 12th क्लास में आता रहता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी क्या होती है, इसमें क्या होता है, विद्युत रासायनिक के क्रम में, अभिक्रियाशीलता के क्रम में जब धातुओं का एक क्या करते हैं, क्रम बनाते हैं, धातुओं को ऊपर ज्यादा अभिक्रियाशील, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे लिखते हैं, तो एक श्रेणी बन जाती है आपकी। उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। इसमें आपकी एक श्रेणी, आप जैसे भी मैं बताऊंगा आपको उसको याद रखिए कैसे, कनाका, मग, अल, मन, जन, कर, फी, हकु, इस तरह है एक। आप इसको जरूर याद करिए। यहां पर आपका पोटेशियम सबसे ज्यादा विक्रियाशील होता है, उससे कम सोडियम, उससे कम आपका क्या होगा, कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम मैग्नीज, उससे कम आपका जिंक, उससे कम क्रोमियम, उससे कम Fe, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम आपका कॉपर, फिर आप मरकरी, फिर गोल्ड, फिर आपका क्या जाएगा, आपका आ जाएगा सिल्वर। तो आपका ये जो क्रम है ये आपका क्या है, अभिक्रियाशीलता का क्रम है, कौन सा कितना क्रियाशील है और किसका विभव कम होता है। जिसका विभव आपका कम होगा वो ज्यादा विक्रियाशील होगा। ओके, याद रखना। और विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी ये आपकी तैयार हो गई है। ये मैंने सबसे कम लिखे हैं क्योंकि आप इनसे आसानी से क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कैसे कैसे आएंगे तो उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपका लिख रहा है FeSO4+, आपका दे दिया जिंक, तो आपकी अभिक्रिया क्या होगी। आप यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका Fe है, ये आपका जिंक है। जिंक आपका ऊपर है तो अभिक्रियाशील ज्यादा होगा, तो एकदम से क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ZnSO4+ आपका Fe बन जाएगा। ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। अगर बाई चांस ये अभिक्रिया ऐसे लिखी होती ZnSO4+ आपका क्या होता है Fe, तो आपको पूछ लेते क्या बनता, भाई जिंक पहले विक्रियाशील ज्यादा है और Fe आपका कम है, तो नो रिएक्शन, आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये आपका ज्यादा विक्रियाशील है, आपका कम है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक बार तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका FeSO4 का एक विलयन एक बीकर में भरा हुआ है और आपने क्या किया, इसके अंदर एक कॉपर की नेल्स यानी कीले डाल दिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो Fe है वो ज्यादा विक्रियाशील है और कॉपर कम विक्रियाशील है, तो आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, आप बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर दूसरा कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा क्या, अगर ये आपका ऊपर हो जाए, ये आपका नीचे हो जाए, तो ये थोड़ा रंग बदल देती है और नीला रंग इसका होने लगता है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आ गए हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व। तो इसके आप कम से कम 3 महत्व तो जरूर समझिए। पहला महत्व आपका सब क्या होगा, हम किसी भी अभिक्रियाशील तत्वों के बारे में इस रासायनिक अभिक्रिया से एकदम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। तो पहला महत्व आप समझ गए हैं।
कि धातु की अभिक्रियाशीलता का आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, धातु की क्रियाशीलता जान सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम दूसरा हम विभव जान सकते हैं कि किसका विभव कितना होता है। जो आपका ऊपर होगा उसका ऋणात्मक विभव ज्यादा होगा और जो आपका नीचे होगा उसका ऋणात्मक विभव कम होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऋणात्मक विभव का ज्ञान भी हम इससे बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दोनों पॉइंट समझ गए। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है, जो तत्व आपके हाइड्रोजन से ऊपर है वे आपके ज्यादा विक्रियशील हैं और जो कम है हाइड्रोजन से नीचे है तो आपके कम विक्रियशील है, और जो आपकी हाइड्रोजन है वो आपकी लगभग सामान्य है। क्या आपकी लगभग सामान्य है। तो ये भी आपका इसका महत्व समझ गए। तीसरा भी आपको पता लग गया। एक बार रिपीट कर देता हूं, जो हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा विक्रियशील और जो हाइड्रोजन से नीचे कम विक्रियशील और जो आपकी हाइड्रोजन वो आपकी सामान्य है। और एक और पॉइंट बताता है चौथा आपको, जो आपको धातु होती है ना वो धन विद्युतीय होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर होती है। क्या होती है, धातु आपकी धन विद्युतीय होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये भी आप इस अभिक्रिया इस सारणी से आसानी से पता लगा सकते हैं। जो आपका हाइड्रोजन से ऊपर होगा या हाइड्रोजन से नीचे होगा, जो भी आपकी धातु होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। जब त्यागेगी तो आपका धनात्मक तो बनेगा ही, धन विद्युतीय होती है। ओके, आप लोग ये सारे पॉइंट समझ चुके हैं। अब अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसका एक अनुप्रयोग अभी हमने सीखा कि कियत क्या करती है, विस्थापन के बारे में बताएगी। विस्थापन कैसे, इसकी जगह से हम बता सकते हैं कि कौन सी विक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। पहला पॉइंट तो आप समझ गए। हम देख सकते हैं जो आपका विक्रियाशील ज्यादा होगा तो विक्रिया करेगा, अगर कम विक्रियाशील है तो आपकी विक्रिया नहीं होगी। दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इससे हम इसकी सहायता से हम अपचयक क्षमता की भी तुलना कर सकते हैं। अपचयक का मतलब कौन सा दूसरे को अपघटित करेगा कौन सा नहीं। जो आपका ज्यादा विक्रियाशील होगा वो कम वाले को क्या करेगा, जैसे एग्जांपल अपघटित कर देगा, और अगर आपका कम विक्रियाशील है तो उसका अपघटन नहीं होएगा। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, इसकी सहायता से हम रासायनिक क्रियाशीलता को भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा कितना क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है। तो ये भी आप इसमें से देखकर बता सकते हैं। तो ये आपके इसके अनुप्रयोग हुए। अनुप्रयोग आपके बहुत ईजी हैं, आप देख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक है हमारा नैनर्स समीकरण होगा। क्या होगा, नैनर्स समीकरण। इस क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें। थैंक यू।